Today we are going to talk about plasma membrane. What is plasma membrane? Let's first define it. Plasma membrane is the outermost boundary in animal cell and the second outermost boundary in the plant cell, which is made up of phospholipids, proteins and carbohydrates. ज़्यादातर इसमें फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स है और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी है। ये सारे जो केमिकल्स हैं ये डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सेल के ऊपर कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल में एक किस्म के केमिकल्स ज़्यादा होते हैं, एक दूसरी टाइप के सेल में दूसरी किस्म के जो केमिकल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये केमिकल कंपोजिशन है, आपस में केमिकल एक जगह इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने एक बाउंड्री बनाई हुई है, बाउंड्री लाइन बनाया हुआ है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल सेल्स में, अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें सो एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री है। इसका मतलब ये है कि इसके बाहर कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। और अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है बिलो द सेल वॉल, यानी प्लांट सेल्स में सबसे ऊपर सेल वॉल होता है, ठीक है, और इसके बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे मैंने लिखा है सेल मेम्ब्रेन। ये तकरीबन तीन वर्ड्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। प्लाज्मा लेमा, राइट। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा, ये इन तीन वर्ड्स का एक ही मतलब है और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन बनाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किरदार बहुत अहम है सेल्स में, क्योंकि अगर सेल है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से यही है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट जो है ये सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको स्ट्रिक्टली सेपरेट भी नहीं करता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रिक्टली सेल के इंटरनल सिस्टम को बाहर के सिस्टम से सेपरेट नहीं करता, बल्कि अगर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की ज़रूरत है तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी आसानी से हो सकता है। मतलब अगर कोई चीज़ अंदर आना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको आने देता है अगर इसकी सेल को ज़रूरत है, और अगर कोई चीज़ सेल में ज़्यादा है और या वास्ट मटेरियल है इसको बाहर जाने देना है तो वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल का बहुत ही एसेंशियल और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सेल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही है। अगर आप न्यूक्लियस की बात करें सो न्यूक्लियस इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेट्स सपोज आप बैक्टीरियल सेल की बात करें सो वहाँ पे न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज़रूर मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के ऊपर। कंपोजिशन में सबसे पहली बात आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस। थिकनेस जो है, टोटल थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो है 75 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 75 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी पड़ी हुई होते हैं, राइट। इन प्रोटीन्स के साथ अगर हम कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, ये थिकनेस जो कंप्लीट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम। ये 75 एंगस्ट्रॉम है और 75 एंगस्ट्रॉम को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 डिफरेंट पार्ट्स में। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या है? इसको कहते हैं ट्राई लेमेलर मेम्ब्रेन। इसकी ट्राई लेमेलर नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ट्राइलेमेलर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? ट्राइलेमेलर है। ट्राइलेमेलर का मतलब ये है कि एक ऊपर लेयर है प्रोटीन का, इसके बाद लिपिड्स का लेयर है, फास्फोलिपिड्स का, और इसके बाद फिर प्रोटीन का लेयर है। 3 लेयर्स मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। जो प्रोटीन के लेयर्स है ये ऊपर वाला लेयर और दूसरी साइड का लेयर, अगर हम ये कहें कि सेल का इनर साइड है और दूसरा आउटर साइड है, ये
सो इसमें क्या है कि दोनों साइड पे जो प्रोटीन्स के लेयर्स है उनका जो वेट है, प्रोटीन लेयर्स का जो वेट है वो है 15 ऑंगस्ट्रॉन्ग, और ये दूसरी साइड का भी 15 ऑंगस्ट्रॉन्ग है, 15 ऑंगस्ट्रॉन्ग है। और दरमियान में लिपिड्स लेयर आता है। सो लिपिड्स लेयर का जो वेट है, जो वो है साइज है, वो है 45 ऑंगस्ट्रॉन्ग। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वो कुल कितना है, 75 ऑंगस्ट्रॉन्ग। इसके बाद आता है 15 ऑंगस्ट्रॉन्ग का एक प्रोटीन लेयर एक साइड पे पड़ा हुआ है, दूसरे साइड पे दूसरा प्रोटीन लेयर है, दूसरा भी क्या है, कितना है, 15। सो 15 और 15 30 एंड 45 75, यानी सब मिल के 75 ऑंगस्ट्रॉन्ग ही बना देते हैं। सो ये इसका जो नेचर है, जो कंपोजिशन है ओवरऑल वो है। अब बात कर रहे हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन की, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो केमिकल कंपोजिशन के लिए मैं यह हिस्सा जो है ये मैं उठाऊंगा और इसके बाद आपको समझाऊंगा कि केमिकल कंपोजिशन क्या है। केमिकल कंपोजिशन में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है प्रोटीन्स, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है लिपिड्स। तीनों चीज़ें आप ध्यान में याद रखिए, मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोटीन से पहले हम लिपिड्स के ऊपर बात करते हैं कि लिपिड्स क्या है। लिपिड्स यहाँ पे जो है वो फास्फोलिपिड्स है। क्या है, लिपिड्स यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स इस फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर ये आप देखें सो ये एक हेड है और दो इसके टेल होते हैं। क्या है, एक हेड है और दो टेल होते हैं, और ये आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। यानी एक हेड वाला यहाँ पे प्रेजेंट है तो दूसरा इसके साथ यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ये इस तरह से क्यों अरेंज है, क्योंकि फास्फोलिपिड का नेचर ये है कि इसके दो साइड्स होते हैं। एक है इसका पोलर साइड और दूसरा क्या है, नॉन पोलर साइड। ये नॉन पोलर साइड है। नॉन पोलर साइड और नॉन पोलर साइड आपस में क्यों आते हैं, तो इसको मैं आपको आसानी से समझा दूं कि अगर हर साइड पे फॉर एग्जांपल वाटर है, हर साइड पे पोलर रीजन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या इस हालत में नहीं होगी उनकी। ठीक है, यानी ये साइड अगर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और दूसरी साइड पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इसका ये साइड जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट करता है, ये रिपेल होता है, और इसका भी ये साइड अट्रैक्ट करता है, ये रिपेल होता है। तो हर साइड पे वाटर मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों आपस में आ जाते हैं, आपस में अगर इस तरह से आ जाते हैं तो ये दोनों मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं, और इसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। इसको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहता है। दिस इज अ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। व्हाट इज दैट? दिस इज अ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, राइट। दिस इज अ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो कि फास्फोलिपिड्स में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन्स है। फास्फोलिपिड्स जिस तरह के मैंने आपको समझा दिया, मैं फास्फोलिपिड्स के ऊपर डिटेल में फिर बायोमॉलिक्यूल्स में बात करेंगे कि फास्फोलिपिड्स का नेचर क्या होता है। इसमें कुछ सिचुरेटेड है और कुछ अनसिचुरेटेड भी है। सिचुरेटेड ये है कि इसके जो दोनों जो टेल है वो सीधे होते हैं, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, और कुछ इस तरह होते हैं कि जिनमें डबल बॉन्ड आ जाता है तो फिर वो टेढ़ा हो जाता है इस तरह से। इसका बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंस भी है कि अनसेचुरेटेड फास्फोलिपिड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, यानी ये फैटी एसिड यहाँ पे अटैच हुए हैं। ठीक है, ग्लाइसरॉल के साथ फैटी एसिड अटैच हो जाते हैं। नेचर इसका जो केमिकल नेचर है, जिसमें फैटी एसिड जो है ये अनसेचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड है, और इसी डबल बॉन्ड की वजह से इसका एक पाँव टेढ़ा है, और ये टेढ़ा पाँव जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ज़्यादा लूजनेस अरेंज कर रहा, मतलब लूजनेस में हेल्प दे रहा है। और इसका ये नेचर जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन ऑर्गेनिजम्स में जो कि ज़्यादा पोलर रीजन में पाए जाते हैं, वहाँ पे अगर ये ना हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आसानी से
फ्रीज हो सकता है। और अगर ये पाया जाता हो वहाँ पे प्रेजेंट है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्रीजनेस जो है, फ्रीजिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो फ्रीज नहीं होती जल्दी। तो इसके ऊपर डिटेल में फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जब हम बायोमॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले लिपिड्स के ऊपर बात की, अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन्स के ऊपर कि प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन्स ये है कि जो हमारे पास ये दो साइड पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स दो किस्म के होते हैं, एक इंट्रिंसिक है और दूसरा एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन ये जो अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि चैनल्स का काम करते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन का काम क्या है? चैनल का काम करते हैं। ये कुछ मॉलिक्यूल्स इससे अंदर आते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर जाते हैं, तो इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन के दो साइड्स होते हैं, एक इसका पोलर साइड होता है, ये जो अंदर का साइड होता है जो पोर बनाते हैं सारे अमाइनो एसिड, पोलर अमाइनो एसिड पोर्स बिल्कुल पोर में होते हैं, और जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड है वो साइड में फॉस्फोलिपिड्स के साथ इंटरेक्शन में होते हैं, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक की बात यहाँ पे भी है। नॉन पोलर को लाइक करता है, तो नॉन पोलर अमाइनो एसिड साइड्स पे होते हैं। इस तरह से एक चैनल बनता है और इसके थ्रू मॉलिक्यूल्स आते हैं और जाते हैं, जो कि कोई चीज़ अगर रिक्वायर्ड है सेल को तो इसके अंदर इसके थ्रू अंदर जाता है सेल के अंदर। अगर किसी चीज़ की को बाहर जाने देना है, बाहर किसी चीज़ को सेल से निकालना है, तो वो भी इन्हीं पोर के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हुई प्रोटीन्स दो किस्म के हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरी क्या है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये साइड्स पे जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की भी हमारे पास एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल एटीपीज जो है, एटीपीज को आपने देखा होगा या आपको इसके बारे में पता होगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ये एटीपीज जो कि एटीपी बनाने में हेल्प देते हैं, इसको कहते हैं एटीपीज, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिमूव भी हो सकते हैं। सो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह से ये सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसका दूसरा काम भी है, सेल सिग्नलिंग में इसका बहुत अहम रोल है। अगर कोई सिग्नल बाहर से आता है तो ये रिसीव करता है, रिकॉग्नाइज करते हैं इस सिग्नल को, और थ्रू जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं, जो काम उन्होंने करना होता है वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड रिक्वायरमेंट। ये मैंने शॉर्टली प्रोटीन्स के ऊपर बात की। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये सेल के आउटर साइड पे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। यानी सेल का जो आउटर साइड होता है वहाँ पे ये ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सेल के बाहर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जो आउटर मोस्ट साइड होता है। और इनका काम क्या होता है? अच्छा, ये आउटर मोस्ट साइड पे होते हैं और ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो वो लिपिड्स के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं इनके पोलर साइड्स के साथ, या प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ अटैच है, लिपिड्स के साथ अटैचमेंट में है, तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और अगर ये प्रोटीन्स के साथ अटैच हैं तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका काम भी सेल रिकॉग्निशन में उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल होता है। जब रिकॉग्निशन होता है किसी मटेरियल का या दूसरी चीज़ों का, जब सेल रिकॉग्निशन करता है, मतलब अपने अलावा किसी भी चीज़ को सेल रिकॉग्नाइज करता है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल इन जो लिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स है, इनके दरमियान पाए जाते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल की जो कंटेंट है, जो क्वांटिटी है, वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ सेल। डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे डिटेल में कोलेस्ट्रॉल के रूल्स पे, इस तरह फास्फोलिपिड का जो नेचर है, रूल है, इसके ऊपर, एंड प्रोटीन्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं इनके ऊपर। ये तो एक जनरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्कशन था। अभी कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है।
एक तो ये है कि ये सेपरेट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेशन का काम करता है। सेल का जो इंटरनल सिस्टम होता है सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरा एक्सोसाइटोसिस काम करता है, एक्सोसाइटोसिस करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस एक फेगोसाइटोसिस है और एक पेनोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस एंड पेनोसाइटोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। उम्मीद है कि ये आपको राइटिंग नज़र आ रही होगी। सो सेपरेशन यानी जो इंटरनल सिस्टम है वो बाहर से सेपरेट करता है। एक्सोसाइटोसिस करता है कोई चीज़ बाहर, सेल से बाहर, मतलब ज़्यादा हर चीज़ एक चीज़ को ध्यान नहीं देता बल्कि सेलेक्टिवली चीज़ों को सेल से निकालता है। एंडोसाइटोसिस करता है चीज़ों को अंदर मतलब सेल की तरफ ले आता है। इसमें फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस जब पार्टिकल्स सेल के अंदर आते हैं इसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। एंड पेनोसाइटोसिस जब ड्रिंक, मतलब पेनो का मतलब है ड्रिंकिंग, यानी लिक्विड मटेरियल जब सेल के अंदर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको पेनोसाइटोसिस कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन के जरिए होती है जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होती है प्रोटीन्स के जरिए, लेकिन इसमें एनर्जी की कंजम्पशन नहीं होती। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कोई question हो तो you can ask in the comment box, and this was a general overview about the plasma membrane. We'll discuss each and everything in detail in the next lecture. Thank you.